नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स एंड द मंक में। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां हम उन किताबों की बातें करते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। यहां हम लाते हैं आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली किताबों की आवाज, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। तो चलिए आज की किताब से खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। R.B. स्पार्कमैन एक ऐसे लेखक हैं जो कन्वेंशनल किताबों से अलग सोचते हैं। उन्होंने खुद जिंदगी में कई मैनिपुलेटिव लोगों के साथ समय बिताया और उनके टैक्टिक्स को ऑब्जर्व किया। ये किताब स्ट्रीट स्मार्ट साइकोलॉजी का निचोड़ है। न कोई थ्योरी, न बड़ी बड़ी बातें, बस सीधा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एक ऐसी किताब है जो इंसानी मन की गहराइयों में उतरकर ये सिखाती है कि लोग कैसे एक दूसरे को बिना जाहिर किए प्रभावित करते हैं। ये किताब आपको सोचने, समझने और दुनिया को नए नजरिए से देखने की ताकत देती है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय। चैप्टर 1, 5% ऑफ द पीपल मैनिपुलेट द अदर 95%। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा अपनी बात मनवा लेते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, बिजनेस डील हो या किसी से कोई काम निकलवाना? क्यों कुछ लोग चार्म से सबका दिल जीत लेते हैं और बाकियों को हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ती है? लेखक R.B. स्पार्कमैन कहते हैं कि दुनिया में 5% लोग ऐसे होते हैं जो बाकी 95% लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। ये लोग कोई जादू नहीं करते, बस उन्हें इंसानी फितरत की गहरी समझ होती है और इसी समझ की वजह से वो बड़े से बड़ा काम भी बड़ी आसानी से करवा लेते हैं। लेखक ने ये बातें किताबों से नहीं सीखी। उन्होंने सीखा असली जिंदगी के कॉन आर्टिस्ट्स, सेल्समैन और मैनिपुलेटिव लोगों से। एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और उन्हें सर्वाइवल के लिए ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ा जो दूसरों को मैनिपुलेट करके अपनी जिंदगी चलाते थे। ह्यूस्टन, टेक्सास के एक अपार्टमेंट में स्पार्कमैन ने हार्डी नाम के एक इंसान के साथ रहना शुरू किया, एक ड्रंकर्ड और एक बॉर्न मैनिपुलेटर। हार्डी अपने चार्म से किसी को भी अपनी बातों में उलझा सकता था। वो सिखाता था, अगर तुम किसी को ये महसूस करवा दो कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है बल्कि उसे तुम्हारी जरूरत है, तो तुम उसकी साइकोलॉजी को जीत चुके हो। हार्डी जैसे कई लोग लेखक के मैनिपुलेशन मेंटोर्स बनते हैं। उन्होंने बताया कि मैनिपुलेशन कोई गंदी चीज नहीं, ये तो बस इंसान की साइकोलॉजी को समझकर सही जगह दबाव डालने की कला है। और इस कला की सबसे पहली सीढ़ी है ये जानना कि इंसान अपनी इंस्टिंक्ट से कैसे चलता है। जब कोई आपकी मदद करना चाहता है, तब वो इसलिए नहीं कि आप अच्छे हो, बल्कि इसलिए कि वो इमोशनली ट्रिगर्ड हुआ है। वो किसी छिपे हुए रीजन से मजबूर हुआ है। चैप्टर एक साइकोलॉजिकल इंसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का मूल मंत्र। 95% लोग अपनी इंस्टिंक्ट्स के गुलाम होते हैं। उन्हें नहीं पता कि कब, कैसे और क्यों वो किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। लेकिन वो 5% लोग जो दूसरों की ह्यूमन नेचर को समझते हैं, वो लीडर्स बनते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं। अध्याय का सार। यदि आप मैनिपुलेशन को समझना सीख जाते हैं तो आप न सिर्फ दूसरों की चालें समझ सकते हैं बल्कि खुद को भी हर फील्ड में एक कदम आगे रख सकते हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या डेली कॉन्वर्सेशंस। चैप्टर 2, कैरेक्टर टाइप्स टू वॉच आउट फॉर। क्या आप जानते हैं कौन आपको ठगने वाला है? आपकी जिंदगी में ऐसे लोग तो जरूर आए होंगे जो पहले तो बहुत स्वीट बनते हैं, आपको ट्रस्ट करने पर मजबूर कर देते हैं और फिर आपका भरोसा तोड़कर चले जाते हैं। क्या आप समझ पाए थे कि वो धोखेबाज था? नहीं ना? R.B. स्पार्कमैन इसी सवाल का जवाब इस चैप्टर में देते हैं। कैसे पहचाने उन लोगों को जो आपको मैनिपुलेट करने वाले हैं? लेखक ने बताया कि जब वो कुछ कॉनार्टिस्ट्स के साथ रह रहे थे तो उन्हें भी कई बार ठगा गया, बार बार ठगा गया। लेकिन हर बार उन्होंने एक चीज सीखी, हर झूठे इंसान के अंदर कुछ कॉमन सिग्नल्स होते हैं और अगर आप उन सिग्नल्स को समझ लें तो आप अगली बार धोखा खाने से बच सकते हैं। ट्रिक नो 1, जो बहुत ज्यादा ट्रस्ट मी बोलता है,
वो अक्सर भरोसे के लायक नहीं होता। अगर कोई इंसान बार बार कहे, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मैं तेरे लिए सब कर दूंगा, तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। रियल ट्रस्ट एक्शन से दिखता है, न कि खाली शब्दों से। लेखक के साथ ऐसा कई बार हुआ। लोगों ने कहा, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, और वही लोग पैसे लेकर गायब हो गए। ट्रिक नो दो, जो दूसरों से झूठ बोलता है वो आपसे भी झूठ बोलेगा। हार्डी कहता था, अगर कोई किसी और से झूठ बोलता है तो वो तेरे से भी बोलेगा। क्या तू उसके लिए खास है? कैरेक्टर कभी वन टाइम नहीं होता, ये एक पैटर्न होता है। ट्रिक नो 3, अगर कोई कहे कि उसके पास पहले बहुत पैसा था लेकिन खो दिया, तो सतर्क हो जाइए। लेखक ने देखा कि हर ठग अपनी कहानी शुरू करता है। मैं एक टाइम पर करोड़पति था। अरे भाई, अगर तू सच में करोड़पति था तो अब मेरे 300 रुपए क्यों मांग रहा है? अगर आप भी कभी ऐसे लोगों की बातों में फंस चुके हैं तो अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड दी मंक को, ताकि अगली बार आप सही लोगों को पहचान सको। चैप्टर 2, साइकोलॉजिकल इंसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का मूल मंत्र। मैनिपुलेटर लोगों को पकड़ना मुश्किल नहीं है, बस हमें उनके हिडन सिग्नल्स को समझना आना चाहिए। ओवर प्रॉमिस करने वाला अक्सर अंडर डिलीवर करता है। अध्याय का सार। अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर पर ध्यान दीजिए। कौन बार बार आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है? कौन अपनी झूठी सक्सेस स्टोरी सुना रहा है? कौन दूसरों के बारे में झूठ बोल रहा है? क्योंकि वही कल आपके बारे में भी बोलेगा। चैप्टर 3, किसी को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए? इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट की चौंकाने वाली शक्ति। क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया हो कि वो इंसान चाहे जैसा भी बर्ताव करे, आप फिर भी उसे छोड़ नहीं पाए? शायद आपको भी कभी किसी ने इमोशनली अपना गुलाम बना दिया हो और आपको आज भी समझ नहीं आया हो कि ऐसा कैसे हुआ। बी स्पार्कमैन इस अध्याय में हमें एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताते हैं, जिसे अगर आपने समझ लिया तो कोई भी इंसान आपका इमोशनली गुलाम बन सकता है। कहानी शुरू होती है एक पिजियन से। एक एक्सपेरिमेंट में एक कबूतर को एक बटन दिया गया। जब भी वो बटन दबाता, उसे खाना मिलता। जब उसे हर बार खाना मिला, वो थोड़ा थोड़ा बटन दबाता रहा। जब उसे कभी भी खाना नहीं मिला, उसने बटन दबाना बंद कर दिया। लेकिन जब कभी मिला और कभी नहीं मिला, तब वो पागलों की तरह बार बार बटन दबाने लगा। इसी को कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी कभी प्यार देना, कभी कोल्ड हो जाना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़की, एक थप्पड़ और एक किस। लेखक बताते हैं, एक लड़की उनके साथ डेट पर आई, लेकिन उसकी आंख पर चोट थी। पूछने पर पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड, जो उसे कभी 5 मिनट पैशनेट किस देता था और कभी उसे मारता था, उसे छोड़ने के बाद भी उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। क्यों? क्योंकि वो लड़की इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का शिकार थी। एक साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसमें इंसान को हर बार अंदाजा नहीं होता कि उसे प्यार मिलेगा या नहीं, और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में वो इमोशनली जकड़ जाता है। क्या आपने कभी ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप झेला है? अगर हाँ, तो अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक को, क्योंकि हम आपको वो सच दिखा रहे हैं जो अक्सर दिल नजरअंदाज कर देता है। मैनिपुलेटर कैसे बने? 1, पहले सामने वाले को इमोशनल रिवॉर्ड दीजिए, प्रेज, अटेंशन, लव। 2, फिर अचानक कोल्ड हो जाइए, दूरी बना लीजिए। 3, फिर धीरे से वापस वही वार्मथ दीजिए। अब वो इंसान आपकी वैलिडेशन का गुलाम बन जाएगा। चैप्टर 3, साइकोलॉजिकल इंसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का मूल मंत्र। हमेशा अच्छा बर्ताव करने से लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं, लेकिन जब आप कभी प्यार दिखाएं और कभी डिस्टेंस, तब सामने वाला आपकी अटेंशन का एडिक्ट बन जाता है। अध्याय का सार। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है जिससे आप किसी के दिमाग में घर बना सकते हैं और चाहें तो उसे अपनी इमोशनल पपेट भी बना सकते हैं। अब अगला अध्याय और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
जिसमें बताया गया है कि दुनिया कैसे सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि फेवरेटिज्म से चलती है और आप इसे कैसे अपने लिए यूज कर सकते हैं। चैप्टर 4, दुनिया सिफारिश से चलती है, टैलेंट से नहीं। हाउ टू पुट फेवरेटिज्म टू वर्क फॉर यू। क्या कभी आपको यह महसूस हुआ है कि आपने कड़ी मेहनत की, फिर भी प्रमोशन किसी और को मिला? क्या कभी कोई ऐसा आगे बढ़ गया जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, लेकिन बॉस का खास था? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हो। R.B. स्पार्कमैन इस चैप्टर में बड़ी कड़वी सच्चाई बताते हैं। इस दुनिया में टैलेंट से ज्यादा काम आता है कनेक्शन, और स्मार्ट लोग इसे अपने फेवर में यूज करना जानते हैं। फेवरेटिज्म इज इक्वल टू रिलेशनशिप पावर। लेखक कहते हैं कि चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, पॉलिटिक्स हो या रिश्ते, लोग मोस्टली अपने करीबी लोगों को तरजीह देते हैं, चाहे वो डिजर्विंग हो या नहीं। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है गेटिंग इन गुड विद द बॉस, यानी बॉस का भरोसा जीतना। यह प्रमोशन पाने का सबसे शॉर्टकट और असरदार तरीका है। मैनिपुलेटर्स क्या करते हैं? स्मार्ट मैनिपुलेटिव लोग इस बात को बखूबी समझते हैं। वो सिस्टम को कोसते नहीं, उसे चालाकी से अपने हक में मोड़ते हैं। कैसे? 1. स्माइल करते हैं सही टाइम पर, सही अंदाज में। फोर्स्ड मुस्कान नहीं, बल्कि ड्यूरिंग आफ्टर बोलने पर की गई हल्की सी स्माइल जो सामने वाले को वार्म फील कराए। 2. सटल फ्लैटरी देते हैं, जाहिर नहीं करते कि बटरिंग कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को यह फील कराते हैं कि उसकी राय वैल्यूबल है। 3. एडवाइस मांगते हैं और बाद में बताते हैं कि आपकी बात से मुझे सच में फायदा हुआ। यह बात किसी की ईगो को फूल की तरह खिला देती है। अगर आप भी कभी खुद से कम काबिल लोगों को आगे बढ़ते देख चुके हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए रीडर्स एंड द मंक को, ताकि अगली बार आप भी गेम जीत सकें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, म्यूजिक स्टोर वाला स्टीव। लेखक बताते हैं कि उन्होंने एक बार एक लॉन्ग हेड, जीन्स पहनने वाले सेल्फ मेड बिजनेसमैन से मिलने पर सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा, आपने ये बिजनेस शुरू कैसे किया? बस उस सवाल ने दिल छू लिया। उसने लंच करवाया, 1 साल का एड कॉन्ट्रैक्ट दिया और एक्स्ट्रा फेवर्स भी। वाई? बिकॉज फेवरेटिज्म गॉट एक्टिवेटेड। चैप्टर 4, साइकोलॉजिकल इंसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का मूल मंत्र। लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन और कनेक्शन से डिसीजन लेते हैं, और अगर आप सही टेक्निक से उनका भरोसा जीत लें, तो आपको वो देंगे जो आप खुद मांग भी नहीं सकते। अध्याय का सार, फेवरेटिज्म को कोसने के बजाय उसे समझकर यूज कीजिए। चार्म, स्माइल, रिस्पेक्टफुल क्यूरियोसिटी और सटल ईगो बूस्टिंग से, क्योंकि असली चालाकी सिस्टम से लड़ने में नहीं, सिस्टम को खेलने में है। चैप्टर 5 में हम जानेंगे मैनिपुलेशन की असली जड़ क्या है। चैप्टर 5, मैनिपुलेशन की असली जड़। आई डोंट नीड यू, यू नीड मी। जो कमजोर दिखता है वो हार जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर बार सामने वाले को मना लेते हैं? क्यों कुछ लोग हमेशा सिचुएशंस को कंट्रोल में रखते हैं? और क्यों कुछ लोग सिर्फ प्रेजेंस से भी दूसरों पर असर छोड़ देते हैं? इसका सीक्रेट है मैनिपुलेशन की असली ताकत, और वो है आई डोंट नीड यू, यू नीड मी। हार्डी, एक चालाक शराबी और बॉर्न मैनिपुलेटर। लेखक बताते हैं कि उन्होंने ह्यूस्टन में एक इंसान के साथ रहा जिसका नाम था हार्डी। एक शराबी, लेकिन दिल का सोना और दिमाग का शातिर। हार्डी ज्यादा दिन कोई नौकरी नहीं कर पाता था, लेकिन जब तक करता था वो सेल्स के जरिए हफ्तों में हजारों डॉलर कमा लेता था। क्यों? क्योंकि उसे लोगों को मैनिपुलेट करना आता था, और उसका सबसे असरदार मंत्र था, डील वही जीतता है जहां सामने वाले को लगे कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तुम्हारी जरूरत है। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस ट्रिक। जब हम किसी से डेस्परेटली कुछ चाहते हैं, चाहे प्यार हो, अप्रूवल हो या बिजनेस डील, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी टोन, सब चीख चीख कर यही कहते हैं, प्लीज से यस। और यही सामने वाला पावरफुल हो जाता है। वो सोचता है, अगर ये इतना डेस्परेट है तो मैं रूल्स सेट कर सकता हूं।
लेकिन अगर आप शांत रहें, कॉन्फिडेंट दिखें और सटली ये कॉन्वे करें, इट्स ओके, मुझे जरूरत नहीं, तुम चाहो तो चलो, वरना कोई बात नहीं, तो सामने वाला आपकी तरफ खिंचता चला आता है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि आप ज्यादा चाह रहे थे और सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा था, तो अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक को। अगली बार आप नीडी नहीं, पावरफुल बनेंगे। ये केवल रिश्तों तक सीमित नहीं। लेखक बताते हैं कि हार्डी अपनी इसी टेक्निक से विमेन को भी अट्रैक्ट करता था। वो इतना कॉन्फिडेंट होता था कि पहले से होटल का कमरा बुक कर लेता था और फिर बार में जाकर कामली बैठता था। वो चार्म नहीं दिखाता था, वो कंट्रोल में रहता था, और यही कंट्रोल उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। चैप्टर 5 साइकोलॉजिकल इनसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का मूल मंत्र। जिसे कम जरूरत होती है वही पावरफुल होता है। डेस्परेशन आपकी नेगोशिएशन, रिलेशनशिप और प्रेजेंस सबको कमजोर बना देती है। अध्याय का सार। हमेशा अपनी वैल्यू को समझो, चाहे कोई जॉब हो, कोई डील या कोई रिश्ता। अगर आप ये दिखा दो कि मुझे कोई जरूरत नहीं, तो सामने वाला खुद आपकी जरूरत महसूस करने लगेगा। चैप्टर 6 में हम जानेंगे कैसे जो लोग कमजोर दिखते हैं वही बड़े मैनिपुलेटर निकलते हैं। चैप्टर 6, जो मासूम दिखते हैं वही सबसे चालाक होते हैं। नेवर नो मच एंड यूल गेट फर्दर। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो दिखते हैं सीधे साधे वही अक्सर सबसे शातिर निकलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मासूम दिखना सिर्फ किस्मत की बात नहीं, बल्कि एक चालाकी से चुनी हुई स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। इस अध्याय में लेखक R.B. स्पार्कमैन हमें बताते हैं कैसे कुछ लोग अपने मीक, नर्म, भोले होने के इंप्रेशन से ही दूसरों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। द साइलेंट मैनिपुलेटर्स। लेखक कहते हैं बहुत से लोग जिंदगी में सक्सेस इसलिए पाते हैं क्योंकि वो हर जगह अपने आप को कमजोर, कम जानकार या नासमझा दिखाते हैं। इससे होता क्या है, लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनसे अपनी गार्ड हटा देते हैं और उन्हीं के सामने अपने असली इरादे, प्लान्स और इमोशंस खोल देते हैं। अब मीक दिखने वाला इंसान सब कुछ जान रहा होता है पर खुद कुछ नहीं बोलता। वो इंफॉर्मेशन लेता है, एनालाइज करता है और सही समय पर चाल चलता है। द पावर ऑफ प्लेइंग डम्ब। हार्डी ने लेखक को सिखाया था, अगर तुम हर बात पर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करोगे, लोग तुमसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर तुम सामने वाले को फील कराओ कि वो ज्यादा जानता है, तो वो खुद तुम्हें गाइड करने लगेगा। ये ईगो को स्ट्रोक करने की सबसे सटल टेक्निक है। अगर आप भी कभी ऐसे इंसान के हाथों हार चुके हैं जो आपको भोला लगा था, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक को, क्योंकि यहां हम वो विजडम लाते हैं जो आपके अंदर की आंख खोल दे। रियल लाइफ एग्जाम्पल। कई छोटे शहरों से आए लोग बड़े कॉरपोरेट में इसलिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो अपनी सिंप्लिसिटी को हथियार बनाते हैं। वो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वो सबको समझते जाते हैं और एक दिन सबको पीछे छोड़ देते हैं। चैप्टर 6 साइकोलॉजिकल इनसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का मूल मंत्र। दुनिया में जीत हमेशा सबसे तेज और तेज तर्रार दिखने वाला नहीं पाता। कई बार जो शांत रहता है, जो सुनता है, जो दूसरों को शाइन करने देता है, वही सबसे बड़ा मैनिपुलेटर होता है। अध्याय का सार। कम बोलना, ज्यादा सुनना एक रेयर स्किल है। जब आप लोगों को अंडर एस्टिमेट करने का मौका देते हैं, तभी आप असली चाल चल सकते हैं। चैप्टर 7 में हम जानेंगे कैसे किसी के अंदर छिपे हुए इमोशंस और इंटेंशंस को डीकोड किया जा सकता है। चैप्टर 7, किसी के दिल का हाल कैसे जाने, असली इरादे कैसे पहचाने जो जुबान पर नहीं होते। क्या आप कभी इस उलझन में रहे हैं कि कोई इंसान कुछ कह रहा है लेकिन कुछ और सोच रहा है? क्या आपने कभी किसी की मुस्कुराहट के पीछे छिपा हुआ एजेंडा महसूस किया है? इस अध्याय में लेखक R.B. स्पार्कमैन हमें सिखाते हैं किसी भी इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके साइलेंस को पढ़ो।
क्योंकि मैनिपुलेशन तब सबसे ज्यादा असर करता है जब आप सामने वाले की कमजोर नस को पकड़ लेते हैं, और वो नस उसकी बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर में छुपी होती है। रीड बिटवीन द लाइन्स। हार्डी अक्सर कहता था, लोग जो कहते हैं उस पर नहीं, जो नहीं कहते उस पर ध्यान दो। इसका मतलब, कोई जब बार बार अपने ऑनेस्टी की दुहाई देता है, समझ जाओ कि कहीं ना कहीं गिल्ट छुपा है। कोई अगर अचानक ओवर फ्रेंडली हो जाए तो शायद वो कुछ छुपा रहा है या कुछ लेना चाहता है, और कोई अगर बार बार बात बदलता है तो समझो कि उसकी स्टोरी स्क्रिप्टेड नहीं, फैब्रिकेटेड है। ऑब्जर्वेशन इज मैनिपुलेशंस सीक्रेट वेपन। मैनिपुलेटर्स किन ऑब्जर्वर्स होते हैं? वो छोटी छोटी बातों से आपके डर, डिजायर्स और डाउट्स को पकड़ लेते हैं और फिर उसी वीकनेस को टारगेट करते हैं। R.B. स्पार्कमैन ने ये कला उस वक्त सीखी जब कनाटिस्ट ने उन्हें बार बार ठगा, और हर बार उनकी आंखों में झूठ नहीं दिखा, लेकिन उनके पैटर्न में दिखा। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई आपको बार बार इमोशनली एक्सप्लॉइट न कर पाए, तो अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक को। यहां आप वो सीखते हैं जो स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। प्रैक्टिस द पॉज। जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं, उसके टोन, पॉजेज, बॉडी शिफ्ट्स और आंखों के मूवमेंट को भी ऑब्जर्व करें। मैनिपुलेटर्स वही होते हैं जो सामने वाले के नॉन वर्बल सिग्नल्स को डीकोड करना जानते हैं, और वहीं से असली खेल शुरू होता है। चैप्टर 7 साइकोलॉजिकल इनसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का मूल मंत्र। लोग अपने इरादों को छुपा सकते हैं, लेकिन अपने पैटर्न को नहीं। मैनिपुलेटर्स वही होते हैं जो दूसरों की अनकॉन्शियस क्लूज को पढ़ते हैं और उसे अपने फेवर में यूज करते हैं। अध्याय का सार। सुनना एक कला है, लेकिन देखना और समझना उससे भी बड़ी कला है। अगर आप किसी की सटल सिग्नल्स पर ध्यान देना शुरू करें, तो आप कभी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। चैप्टर 8 में हम जानेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड एक सच्चा स्ट्रेंथ है या बस दिखावा। चैप्टर 8, पॉजिटिव एटीट्यूड से सब नहीं होता। दी ग्योनसी वर्सेस द ब्रह्मा, व्हाई जस्ट थिंकिंग पॉजिटिव इजंट इनफ। कई बार हम सुनते हैं, बस सोचो पॉजिटिव और सब अच्छा होगा। लेकिन क्या वाकई केवल पॉजिटिव सोच से हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं? इस अध्याय में लेखक R.B. स्पार्कमैन एक शानदार कंपैरिजन से हमें समझाते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग और रियल स्ट्रेंथ में कितना फर्क है। दी ग्योनसी वर्सेस द ब्रह्मा। हार्डी ने एक बार लेखक को 2 बैलों की कहानी सुनाई। पहला था ग्योनसी, हल्का, सुंदर, देखने में इंप्रेसिव। हर कोई कहता, ये तो बड़ा पॉजिटिव और प्यारा बैल है। दूसरा था ब्रह्मा, बड़ा, भारी, शांत और थोड़ा डरावना। अब एक दिन दोनों से खेत जोतने का काम लिया गया। ग्योनसी ने थोड़ी देर जोता और थककर बैठ गया। ब्रह्मा ने बिना शिकायत, बिना दिखावा पूरा खेत जोत दिया। द लेसन? हार्डी ने कहा, दुनिया ग्योनसी जैसी दिखने वाली पॉजिटिविटी पर फिदा होती है, लेकिन असली जीत ब्रह्मा जैसी इंटरनल पावर से होती है। बहुत से लोग दुनिया को हैप्पी फेस दिखाते हैं, मोटिवेशनल बातें करते हैं, लेकिन अंदर से वो उतने स्टेबल, ग्राउंडेड नहीं होते। मैनिपुलेटर्स इन्हीं ग्योनसी टाइप लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है बाहरी चमक के पीछे अक्सर अंदर से हॉलो होते हैं। अगर आप भी कभी किसी फ्लैशी, पॉजिटिव बोलने वाले इंसान से इन्फ्लुएंस हुए हों और बाद में धोखा मिला हो, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को। हम बात करते हैं अंदर की असली ताकत की। रियल वर्सेस फेक स्ट्रेंथ। मैनिपुलेटर्स खुद ब्रह्मा बनते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं। वो दूसरों के इंथुजियाज्म से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कंसिस्टेंसी ही असली पावर है, ना कि लाउड मोटिवेशन। चैप्टर 8 साइकोलॉजिकल इनसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का मूल मंत्र। पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अगर सॉलिड डिसिप्लिन, डेप्थ और कंसिस्टेंसी ना हो, तो वो सिर्फ दिखावा है।
अध्याय का सार। असली मैनिपुलेटर या लीडर बनने के लिए सरफेस लेवल एनर्जी नहीं, डीप रूटेड कामनेस और पेशेंस जरूरी है। इस दुनिया में ग्योन सी तालियां बटोरते हैं, लेकिन खेत जोतता है ब्रह्मा। चैप्टर 9 में हम जानेंगे कैसे खुद को फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाएं और डील करते वक्त मैनिपुलेट न हो। चैप्टर 9, पैसों के मामलों में ठगे जाने से कैसे बचें। स्मार्ट बनो, स्वीट नहीं। फाइनेंशियल मैनिपुलेशन से बचने की कला। दोस्तों, ये दुनिया इमोशन से नहीं, ट्रांजैक्शन से चलती है। और जब बात पैसों की हो, तो सबसे स्वीट बोलने वाला इंसान भी आपका सबसे खतरनाक दुश्मन बन सकता है। R.B. स्पार्कमैन इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप इमोशनली ड्रिवन होकर फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, तो सामने वाला मैनिपुलेटर आपकी जेब भी साफ कर देगा और आपको गिल्ट भी नहीं होने देगा। ट्रस्ट मी, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हार्डी ने एक दिन कहा, जब भी कोई इंसान इन्वेस्टमेंट से पहले ट्रस्ट मी कहें, तो समझ लेना आगे फ्रॉड लिखा है। मैनिपुलेटर्स अक्सर आपको अर्जेंसी का ट्रैप देते हैं। बस आज का मौका है, कल तक रेट बढ़ जाएगा। मैंने खुद इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इमोशनल हुए, तो आप रैशनल थिंकिंग खो देंगे। वार्निंग साइंस। 1. ओवर कॉन्फिडेंस में बात करना। जो इंसान बार बार कहे मुझे सब पता है, वो शायद कुछ छुपा रहा है। 2. गवाहों की भीड़। अगर कोई कहे उसने भी इन्वेस्ट किया, उसने भी प्रॉफिट लिया, तो समझिए आपको हर्ट साइकोलॉजी में फंसाया जा रहा है। 3. इमोशनल ब्लैकमेल। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हमारी दोस्ती का क्या मतलब। यही जाल है जहां रिश्ते के नाम पर पैसा निकाला जाता है। अगर आप भी कभी किसी रिश्ते, दोस्ती या गारंटेड रिटर्न की बातों में आकर पैसा गवा चुके हैं, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को। यहां हम आपकी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। हार्डीज गोल्डन रूल। डील करते वक्त फील मत करो, फाइल देखो। कभी भी बिना टर्म समझे पैसे मत लगाओ, चाहे सामने वाला आपका भाई क्यों ना हो। मैनिपुलेटर्स रिलेशन नहीं देखते, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और इमोशनल लोग उनकी सबसे आसान टारगेट होते हैं। चैप्टर 9, साइकोलॉजिकल इंसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का मूल मंत्र। इमोशंस और मनी का रिश्ता जितना गहरा होगा, लॉस उतना ही बड़ा होगा। स्मार्ट मैनिपुलेटर आपकी इमोशन को पैसा बनाने का रास्ता बना लेता है। अध्याय का सार। पैसा देते वक्त दिल नहीं, दिमाग चलाइए। रिश्ते, प्रेशर या अर्जेंसी की बातों में मत आइए, वरना आप सिर्फ ठगे नहीं जाएंगे, बल्कि खुद को ही दोष देंगे। चैप्टर 10 में हम जानेंगे कैसे किसी के सोचने का तरीका बदला जाता है, बिना उसे एहसास कराए। चैप्टर 10, सोच को बदलो, इंसान खुद बदल जाएगा। हाउ टू कंट्रोल थॉट्स विदाउट कंट्रोलिंग द पर्सन। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई है। अब सोचिए, अगर आप किसी की सोच, किसी का डिसीजन, किसी का बिलीफ धीरे धीरे और बड़े प्यार से बदल सके, बिना जोर डाले, बिना झगड़ा किए, तो क्या आप पावरफुल नहीं बन जाएंगे। R.B. स्पार्कमैन इस अध्याय में यही सिखाते हैं कि मैनिपुलेशन का असली खेल सामने वाले के सोचने के ढंग को बदलना है, और वो भी बिना उसे पता चले। स्टार्ट विद अग्रीमेंट, देन ट्विस्ट। मैनिपुलेटर्स कभी सामने वाले की बात काटकर डिबेट नहीं करते। हार्डी कहता था, पहले अग्री करो, फिर उसी बात को घुमाकर अपने मतलब में ढाल दो। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे मैं बहुत ईमानदार हूं, आप कहिए बिल्कुल, और इसी ऑनेस्टी की तो हमें जरूरत है, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना भी जरूरी है ना। अब आपने ना सिर्फ उसका ट्रस्ट जीता, बल्कि उसकी सोच में सॉफ्ट कॉन्ट्रडिक्शन भी इंट्रोड्यूस कर दी। द पावर ऑफ सटल सजेशंस। मैनिपुलेटर्स कभी ऑर्डर नहीं देते, वो सुझाव की तरह बात करते हैं। जैसे, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मानते हैं कि मुझे नहीं पता सही क्या है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ये फ्रेजेस सीधे टकराते नहीं,
लेकिन सोच के बीज जरूर बो देते हैं। अगर आपने भी कभी किसी की बातों में आकर अपनी सोच बदल ली और बाद में पछताया, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को। यहां हम आपको सोचने की ताकत देते हैं, सिर्फ सुनने की नहीं। हार्डीज विस्पर ट्रिक। हार्डी धीरे बोलता था, शांत रहता था, ताकि सामने वाला उसे ध्यान से सुने और उसी की आवाज अपने दिमाग में सुनने लगे। यही अल्टीमेट मैनिपुलेशन है, जब सामने वाला आपकी बात को अपनी सोच समझने लगे। चैप्टर 10 साइकोलॉजिकल इंसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का मूल मंत्र। सामने वाले की सोच बदलने के लिए उसका विरोध मत करो। उसे फील कराओ कि जो तुम कह रहे हो वो उसी की सोच का विस्तार है। अध्याय का सार। लोग तब बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि वो खुद बदलना चाह रहे हैं। मैनिपुलेटर्स इस भावना को जन्म देते हैं, धीरे धीरे, शांति से और बड़ी चालाकी से। चैप्टर 11 में हम जानेंगे किसी भी बहस को कैसे जीता जाए, वो भी बिना चीखे, बिना हारे। चैप्टर 11, बिना चीखे बहस कैसे जीते। विन 95% ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स विदाउट रेजिंग योर वॉइस। क्या आप जानते हैं, बहस में जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे तेज बोलें, सबसे ज्यादा फैक्ट्स लाएं या सामने वाले को शर्मिंदा कर दें। असल जीत तब होती है जब सामने वाला बहस हारने के बाद भी आपको गलत ना समझे, बल्कि आपकी बात मान जाए। आर बी स्पार्कमैन इस अध्याय में कुछ गहरी स्ट्रैटेजीज बताते हैं जिनसे आप किसी भी बहस को शांति से, समझदारी से और सम्मान के साथ जीत सकते हैं। द काम फाइटर विंस। हार्डी कहता था, अगर सामने वाला गुस्से में है और तुम शांत हो तो तुम जीत रहे हो, भले ही तुमने कुछ कहा ना हो। मैनिपुलेटर्स कभी डिबेट नहीं करते, वो सामने वाले को ही खुद की कॉन्ट्रडिक्शन में फंसा देते हैं। 3 मैजिकल टेक्निक्स टू विन आर्ग्यूमेंट्स। 1. सवाल पूछो, जवाब मत दो। जब आप सीधे तर्क देने की जगह सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुद अपनी सोच पर शक करने लगता है। जैसे, आपकी बात सही है, लेकिन अगर ऐसा होता तो। 2. सहमति दो, लेकिन मोड़ दो। हां, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस सोच का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। अब बहस नहीं, बातचीत शुरू हो चुकी है। 3. अपनी गलती मान लो, जब फायदे में हो। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि सॉरी कहने से ईगो नहीं टूटती, बल्कि सामने वाले की ईगो शांत होती है और तब आपकी अगली बात ज्यादा असरदार होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि हर बार बहस में जीत सिर्फ आवाज से नहीं, समझदारी से हो, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को, क्योंकि यहां आप बोलना ही नहीं, चुप रहकर जीतना भी सीखते हैं। हार्डी साइलेंट फिनिश। हार्डी हमेशा बहस का अंत एक शांत मुस्कान और एक लाइन से करता था, यू मे बी राइट, और यही लाइन सामने वाले को कंफ्यूज्ड और डिसआर्म कर देती थी। चैप्टर 11 साइकोलॉजिकल इंसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का मूल मंत्र। बहस में जीत वही पाता है जो दूसरों की ईगो को तोड़े बिना अपनी बात मनवा ले। अध्याय का सार। डिसआर्म, नॉट डिस्ट्रॉय। आर्ग्यूमेंट जीतने का असली मतलब है बिना लड़ाई, सामने वाले को आपके लॉजिक की ग्रेविटी महसूस कराना। चैप्टर 12 में हम जानेंगे कैसे किसी इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ मैनिपुलेट किया जा सकता है और वो आपको ही पसंद करने लगे। चैप्टर 12, बिना उसकी मर्जी के भी किसी को हाँ कैसे कराएं और वो आपको पसंद भी करे। हाउ टू मेक समवन डू व्हाट दे डोंट वांट एंड थैंक यू फॉर इट। क्या आपने कभी सोचा है कोई आपकी बात भी मान ले, काम भी कर दे और बाद में कहे तुमने जो कहा वो सही था? अगर हां, तो आपने हाई लेवल मैनिपुलेशन देखी है, और अगर नहीं, तो इस अध्याय के बाद आप खुद कर सकते हैं ये काम। द सीक्रेट, मेक इट देयर आइडिया। हार्डी हमेशा कहता था, अगर तुम किसी को कुछ कराना चाहते हो तो उसे ये मत बताओ कि ये तुम्हारा आइडिया है, बल्कि उसकी सोच को इस तरह गाइड करो कि वो खुद समझे ये उसी का आइडिया है।
ये साइकोलॉजी की सबसे सटल पावर है। लोग अपने ही विचारों से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। 3 मास्टर लेवल टेक्निक्स। 1. इनडायरेक्ट प्लांटिंग। ऐसे बात करें कि सामने वाला खुद से उस आइडिया पर आए। जैसे कई लोगों को इससे फायदा हुआ है, लेकिन सबकी चॉइस अलग होती है। अब आपने आइडिया दिया, डिसीजन उसे करना है, और जो खुद चुना जाता है वो एक्सेप्ट भी जल्दी होता है। 2. आस्क, डोंट टेल। इंस्टेड ऑफ तुम्हें यह करना चाहिए, कहिए अगर तुम चाहो तो एक तरीका है जो शायद काम कर सकता है। अब वो ऑप्शन लगने लगा, आदेश नहीं। 3. रिस्पेक्ट देयर ईगो। लोग तब आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं जब उन्हें फील हो कि आप उनके ऊपर नहीं, उनके साथ है। अगर आपको भी कभी किसी ने ऐसा फील कराया हो कि आपने अपनी मर्जी से कुछ किया और बाद में समझ आया कि वो तो उसकी चाल थी, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को, क्योंकि यहां हम वो सीखते हैं जो दिमाग को हिला दे और दिल को जोड़ दे। रियल लाइफ एग्जाम्पल। लेखक बताते हैं कि एक महिला को वो रिलेशनशिप से बाहर लाना चाहते थे, लेकिन सीधे कहते तो वो रेसिस्ट करती। उन्होंने इनडायरेक्ट हिंट्स, सवाल और स्टोरीज से बात की, और कुछ हफ्तों बाद वो खुद उस टॉक्सिक इंसान को छोड़ आई। चैप्टर 12 साइकोलॉजिकल इंसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का मूल मंत्र। लोग दूसरों की सलाह से नहीं, अपनी सोच से कॉन्विंस होते हैं। मैनिपुलेटर उन्हें वही सोचने पर मजबूर करता है जो वो खुद चाहता है। अध्याय का सार। पावरफुल इंसान वो नहीं जो जबरदस्ती मन वाले, बल्कि वो है जो सामने वाले को उसकी मर्जी से वही करवा दे जो उसका मकसद था, और सामने वाला कहे, थैंक्स फॉर द आइडिया। चैप्टर 13 में हम जानेंगे कब हल्का सा दबाव काम करता है और कब साइलेंस ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चैप्टर 13। थोड़ा दबाव जरूरी है, पर हर बार नहीं। When gentle pressure works better than force। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को मनवाना है तो जोर डालना पड़ेगा, शब्दों से, तर्क से, या फिर भावनात्मक ब्लैकमेल से। लेकिन क्या आपको पता है, सबसे प्रभावशाली दबाव वो होता है जो दिखता ही नहीं। R.B. स्पार्कमैन इस अध्याय में एक ऐसी कला बताते हैं जो हर मैनिपुलेटर के टूलकिट में सबसे छिपा हुआ हथियार है। हल्का सा दबाव और फिर शांति। प्रेशर की टाइमिंग ही सब कुछ है। हार्डी कहता था, अगर तुम हर बार सामने वाले पर दबाव डालोगे तो वो या तो डर जाएगा या भाग जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे थोड़ी स्पेस दो और सही टाइम पर हल्का सा पुश दो तो वो खुद गिर जाएगा, उसी डायरेक्शन में जहां तुम चाहते हो। यह सुनने में आसान लगे, लेकिन इसका असर तब दिखता है जब आप पेशेंस रखते हैं। 3 सटल प्रेशर टेक्निक्स। 1. साइलेंस आफ्टर सजेशन। जब आप कोई बात रखें तो तुरंत बहस में मत पड़िए, एक लंबा पॉज लीजिए। यह साइलेंस सामने वाले के दिमाग में आपकी बात को गूंजने का समय देता है और कई बार गिल्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कराता है। 2. स्कैरसिटी प्रेशर। कहिए, मैं किसी पर दबाव नहीं डालता, लेकिन अगर आपको यह समझ में आता है तो ये लास्ट मौका है। ये न दबाव है न जबरदस्ती, लेकिन सामने वाला खुद अंदर से अर्जेंसी महसूस करता है। 3. विथड्रॉ टू विन। अगर कोई ज्यादा रेजिस्टेंट हो तो एकदम पीछे हट जाइए। हार्डी कहता था, जब तुम पीछे हटते हो सामने वाला सोचता है कि कुछ खो रहा है और वो खुद चेस करने लगता है। अगर आपको भी कभी ऐसा फील हुआ हो कि किसी ने आप पर सटल दबाव डाला और बाद में आपको लगा आपने खुद चुना, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड दी मंक को। हम आपको सिखाते हैं दुनिया की सबसे शांत ताकत, सोच की चाल। रियल लाइफ इंपैक्ट। लेखक ने एक बार एक फ्रेंड को एक फाइनेंशियल मिस्टेक से रोकना चाहा। उन्होंने फैक्ट्स नहीं दिए, तर्क नहीं दिए, बस एक बात कही और चुप हो गए। आई ट्रस्ट योर डिसीजन बट दिस माइट हर्ट लेटर। उस दोस्त ने 3 दिन बाद खुद आकर कहा, थैंक गॉड यू पॉस्ट मी। चैप्टर 13 साइकोलॉजिकल इंसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का मूल मंत्र। सच में असर डालने के लिए
जोर जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है सही टाइम पर हल्का टच। प्रेशर तब काम करता है जब वो महसूस हो, बिना जाहिर हुए। अध्याय का सार। मैनिपुलेटर्स बहुत रेयरली जोर डालते हैं। वो पॉज, साइलेंस और स्कैर्सिटी से इंसान के माइंड को खुद उनके पक्ष में मोड़ देते हैं। चैप्टर 14 में हम जानेंगे, जब सारी तरकीबें फेल हो जाए तो गंदा खेल कैसे खेला जाता है। चैप्टर 14, जब कुछ काम ना आए तब गंदा खेल शुरू होता है। डर्टी टैक्टिक्स, द लास्ट रिसोर्ट ऑफ मैनिपुलेटर्स। दोस्तों, ये जिंदगी एक सुंदर प्लेग्राउंड हो सकती है, लेकिन जब आप चालाक, लालची और रूथलेस लोगों से घिरे हों तो कभी कभी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। R.B. स्पार्कमैन इस अध्याय में बताते हैं कि जब सारी साफ सुथरी बातें, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, सॉफ्ट प्रेशर और इमोशनल प्ले काम नहीं करते, तब कुछ लोग टैक्टिक्स अपनाते हैं। ये अध्याय उन लोगों के लिए है जो अक्सर दूसरों की चालों का शिकार बनते हैं और उन्हें लगता है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन हारता हमेशा मैं ही क्यों हूं। द डार्क साइड ऑफ इन्फ्लुएंस। हार्डी ने कहा था, कभी कभी दुनिया को जीतने के लिए तुम्हें भेड़ नहीं, भेड़िए की चाल चलनी पड़ती है, लेकिन चालाकी से, शांति से, ताकि सामने वाला समझ ही न पाए कि उसके साथ क्या हुआ। 3 डर्टी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। वार्निंग, समझिए, अपनाइए नहीं। 1. डिवाइड एंड रूल। 2 लोगों के बीच सटली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना ताकि आप अकेले उनके बीच पाव में रहें। 2. फॉल्स अर्जेंसी। ऐसी स्थिति बनाना जिसमें सामने वाला सोचे कि उसके पास वक्त नहीं है और वो इंपल्सिवली डिसीजन ले ले, जैसे ये ऑफर सिर्फ अभी के लिए है, कल से रेट डबल हो जाएगा। 3. गिल्ट बॉम्बिंग। सामने वाले को उसकी पास्ट मिस्टेक या इमोशन का यूज करके शर्मिंदा करना ताकि वो झुक जाए। अगर आपने कभी खुद को किसी टॉक्सिक इंसान के हाथों इमोशनली ट्रैप्ड पाया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को। यहां हम आपको वो नजर देते हैं जिससे आप अंदर की चालें पहचान सकें। यूज और डिफेंड। लेखक कहते हैं ये टैक्टिक्स सीखने के लिए हैं ताकि आप बच सकें, न कि सब पर इन्हें आजमाएं। मकसद है अवेयरनेस, नॉट अब्यूज। चैप्टर 14 साइकोलॉजिकल इंसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का मूल मंत्र। जब इंसान हारता है तो वो या तो टूटता है या बदलता है। डर्टी टैक्टिक्स वो आखिरी रास्ता है जो मैनिपुलेटर तब अपनाता है जब उसे कंट्रोल चाहिए, किसी भी कीमत पर। अध्याय का सार। हर इंसान को मैनिपुलेशन की डार्क स्ट्रैटेजीज के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो शिकार ना बने, बल्कि शिकारी की चाल पहचान कर दूर हो सके। अब अगला और अंतिम भाग एक राहत देने वाला अध्याय है। चैप्टर 15, हाउ टू प्रिवेंट इनग्रैटिट्यूड बिफोर इट स्टार्ट्स। चैप्टर 15, कृतघ्नता को शुरू होने से पहले ही कैसे रोका जाए। डोंट जस्ट गिव, गिव विद विजडम। क्या आपने कभी किसी की मदद की, खुद को थोड़ा तकलीफ देकर, लेकिन बाद में वही इंसान आपको भूल गया या आपकी वैल्यू नहीं समझी? अगर हां, तो ये अध्याय आपके लिए एक मेडिसिन है, क्योंकि R.B. स्पार्कमैन इस बार हमें सिखाते हैं कि किसी को कुछ देने से पहले यह भी सोचना जरूरी है कि वो उसे याद रखेगा या नहीं। द पेन ऑफ बीइंग अनअप्रिशिएटेड। लेखक बताते हैं कि कई बार इंसान सिर्फ इसलिए टूट जाता है क्योंकि जिससे उम्मीद होती है वही थैंक यू बोलना भूल जाता है, लेकिन गलती उनकी नहीं, हमारी भी है। हार्डी कहता था, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी मदद को याद रखें तो सिर्फ मदद मत करो, उसे एक अनुभव बना दो। 3 ways to prevent ingratitude। 1. मेक द कॉस्ट विजिबल। जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो सटल तरीके से उसे ये बताइए कि आपके लिए भी ये आसान नहीं था। जैसे, मैंने तुम्हारे लिए अपना मीटिंग कैंसिल किया। अब उसे समझ आएगा कि आपने सैक्रिफाइस किया है। 2. सेट इमोशनल हुक्स। मदद करते वक्त एक पर्सनल टच जोड़िए,
जैसे, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे अपने जैसे हो। अब वो आपकी बात को ट्रांजैक्शनल नहीं, इमोशनल समझेगा। 3. गिव बट डोंट बेग फॉर थैंक्स। हार्डी ने कहा था, थैंक यू मांगोगे तो चीप लगोगे। ऐसा डो कि सामने वाला खुद को नजरअंदाज करने लायक न समझे। अगर आपने कभी किसी को दिल से मदद की हो और बदले में कड़वाहट पाई हो, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी पढ़ते हैं। मैनिपुलेशन और विजडम, ये केवल दूसरों को कंट्रोल करने की बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने की स्ट्रैटेजी है। देना बहुत नोबल है, लेकिन समझदारी से देना सबसे बड़ी कला है। चैप्टर 15 साइकोलॉजिकल इनसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का मूल मंत्र। लोग उस मदद को जल्दी भूल जाते हैं जो बिना कॉन्टेक्स्ट दी गई हो। मैनिपुलेटर्स इसे समझते हैं और अपनी हर मदद को इंपैक्टफुल बना देते हैं। अध्याय का सार। जब आप किसी के लिए कुछ करें, तो उसे ऐसा अनुभव दीजिए कि वो ना सिर्फ आपकी मदद माने, बल्कि उसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा समझे। अब अंतिम अध्याय में हम जानेंगे, जब आप लोगों को यूज करते हैं तो आपको क्या हासिल होता है और क्या खो देते हैं। चैप्टर 16, लोगों को यूज करने से आप क्या पाते हैं और क्या खो देते हैं। इज विनिंग वर्थ इट इफ यू लूज योर सेल्फ। जब हम किताब की शुरुआत में थे तो मैनिपुलेशन एक स्ट्रैटेजी लगती थी, फिर वो धीरे धीरे एक स्किल बन गई, और अब इस अंतिम अध्याय में लेखक हमसे पूछते हैं, इस सब का अंत क्या है। अगर आपने लोगों को अपने सेल्फिश मकसद के लिए यूज किया, तो आप सच में क्या पाएंगे। R.B. स्पार्कमैन बहुत ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भी दूसरों को मैनिपुलेट किया, इन्फ्लुएंस किया और कंट्रोल किया, लेकिन आखिर में जब सब कुछ हाथ में था, दिल खाली रह गया। द लोनली विक्ट्री। हार्डी एक बार बीमार पड़ा। वो इंसान जो लोगों को अपना पपेट बनाता था, चाम से काम निकलवाता था, अब हॉस्पिटल के बिस्तर पर अकेला था। जिसने सबको चलाया, अब उसके पास चलकर आने वाला कोई नहीं था। लेखक कहते हैं, मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म एम्प्टीनेस भी साथ लाता है। तो फिर रास्ता क्या है। क्या मैनिपुलेशन गलत है? नहीं, लेकिन बिना कॉन्शियंस के किया गया मैनिपुलेशन आपको हॉलो बना सकता है। इसलिए सीखिए, समझिए, लोगों को पढ़ना जानिए, लेकिन अपने भीतर की दया, सच्चाई और इंसानियत को जिंदा रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप न सिर्फ स्मार्ट बने, बल्कि सोलफुल भी रहें, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें रीडर्स एंड द मंक को, क्योंकि यहां हम चालाकी से जीना नहीं, समझदारी से इंसान बने रहना सीखते हैं। चैप्टर 16 साइकोलॉजिकल इनसाइट, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। साइकोलॉजी का अंतिम सत्य। दूसरों को यूज करने से आप जीत सकते हैं, लेकिन खुद से हार सकते हैं। मैनिपुलेशन तब तक सुरक्षित है जब तक वो आत्मा को नहीं जलाता। अध्याय का सार। मैनिपुलेटिव स्किल्स एक पावरफुल हथियार है, लेकिन उस हथियार को इस्तेमाल करने वाला इंसान कितना समझदार और संवेदनशील है, यही तय करता है कि वो अकेले जिएगा या जुड़ेगा। किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो हमें वो इंसान बनाने के लिए होती है जिससे मिलकर हम खुद को गर्व से देख सकें। अगर ये श्रृंखला आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, कौन सा अध्याय आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। और हां, अगली किताब के लिए तैयार रहिए, क्योंकि रीडर्स एंड द मंक अब आपके साथ सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी पढ़ने वाला है। आपके लिए अगली किताब कौन सी हो, बताइए कमेंट्स में।